गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा है? एवरेज चल रहा है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? एवरेज पढ़ा था और मैंने तुम्हें बताया था एवरेज के सारे टाइप हो गए हैं। अब एवरेज के सारे टाइप हो गए हैं तो अब हम क्या विविध पढ़ेंगे। विविध का मतलब है कुछ अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे वो भी थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो टाइप से नहीं होते, टाइप से थोड़ा हट के होते हैं, तो उसका हम क्या नाम रख देंगे? विविध। यानी कि कोई टाइप नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन चलेंगे सीधे सीधे। सही क्या होगा? कोई टाइप नहीं होगा हमारा, सिंपल से सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या पढ़ते हैं? विविध टाइप पढ़ते हैं। अपना क्या पढ़ते हैं? विविध। और पहला क्वेश्चन लिखें और पहले क्वेश्चन पे ही स्टार लगा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? दो संख्याएं x, 1/x का औसत, दो संख्याएं x, 1/x का औसत k है, तो दो अन्य संख्याएं, तो दो अन्य संख्याएं x², 1/x² का औसत ज्ञात करें। सही है बेटा? देखो ये कह रहे हैं कोई दो संख्याएं हैं x, 1/x, जिनका औसत क्या है? k है, और अन्य दो संख्याएं x² प्लस 1/x² का औसत ज्ञात करना है। सही है? तो देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, तो x प्लस 1/x/2, यही तो होगा औसत। औसत बराबर क्या दिया हमें? k दिया, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x बराबर का 2k, और यहाँ से जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा? नई संख्याओं का औसत, जो अन्य दो संख्याएं दी हैं उनका औसत हो जाएगा औसत बराबर x² प्लस 1/x²/2। सही क्या हो जाएगा? संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं, तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x²/2, यही हो जाएगा हमारा। सही, संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं, ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा बेटा। सही क्या हो जाएगा? औसत। अब देखो हमें क्या है? x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाए। किसकी वैल्यू मिल जाए? x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाए, उसे उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारा नई संख्याओं का औसत, यानी जो अन्य संख्या हमें दी है उनका औसत हमें पता चल जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ x 1/x है और यहाँ क्या है बेटा? x² प्लस 1/x² है। तो हमने क्या किया? यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। सही, क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग। सही, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमने इस पे भी वर्ग लगा दिया और इस पे भी वर्ग लगा दिया, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर का 4k²। यही तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस 1/x² बराबर, ये 2 इधर पहुंच जाएगा तो 4k² माइनस का 2। सही है, यहाँ से मैंने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2k² माइनस का 1। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो गई? 2 कोष्टक में 2k² माइनस 1 हो जाएगी। सही क्या हो जाएगी? 2 कोष्टक में 2k² माइनस का 1। 2 और 2k² माइनस का 1 किसकी वैल्यू बेटा? x² प्लस 1/x² की वैल्यू है। इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 कोष्टक में 2k² माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? k² माइनस का 1, यानी नई दोनों संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? 2k² माइनस का 1 हो जाएगा। सही है बेटा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया? ये कह रहे हैं दो संख्याएं x, 1/x का औसत k हो तो अन्य संख्याएं
एक्स स्क्वायर कॉमा 1/x² का औसत ज्ञात करें। तो देखो क्या हो जाएगा, हमने मान लिया x प्लस 1/x/2, ये पुरानी वाली संख्याओं का औसत क्या k दिया है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पद। तो x प्लस 1/x/2 बराबर k, सही है। तो ये 2 इधर आ जाएगा पक्षांतर के, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर का 2k, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2k बराबर 2k का होल स्क्वायर। दोनों बच्चों का वर्क किया तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2 कोष्टक में 2k² माइनस का 1, जो वैल्यू वहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा नौ मित्र किसी भोजनालय में खाना खाने गए। नौ मित्र किसी भोजनालय में खाना खाने गए। इनमें से 8 में से प्रत्येक ने अपने अपने भोजन के लिए, इनमें से 8 ने प्रत्येक ने अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये दिए एवं 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक दिए, तो कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। सही है। तो कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। अब देखो बेटा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन है, 9 मित्र किसी भोजनालय में खाना खाने गए। इनमें से 8 में से प्रत्येक ने अपने अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये खर्च दिए एवं 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक दिए। सिर्फ 9वें व्यक्ति ने क्या किया, सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक दिए। 40 रुपये अधिक दिए तो कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। तो कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। अब देखो मैं इसे दोनों तरीके से बताता हूँ, बेसिक से बताता हूँ और लॉजिक से भी बताता हूँ। पहले बेसिक करते हैं। सही है। देखो माना कुल औसत खर्च, भाई औसत खर्च से कितने रुपये अधिक दिए हैं, 40 रुपये अधिक दिए। तो हमने मान लिया, माना कुल औसत खर्च बराबर का x, से कुल औसत खर्च क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो माना कुल औसत खर्च हो जाएगा, तो कुल 9 लोगों का खर्च बराबर 9 × x बराबर का 9x, से कुल खर्च कितना हो जाएगा, 9x रुपये हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, 8 मित्रों
द्वारा दिया धन बराबर, 8 मित्रों ने कितना धन दिया, 8 मित्रों द्वारा दिया धन बराबर 30 गुणा 8 बराबर का 240 रुपये। 8 मित्रों द्वारा दिया गया धन टोटल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब 9वें व्यक्ति द्वारा दिया धन बराबर, 9वां व्यक्ति क्या करता है, जो सभी का औसत खर्च है उससे 40 रुपये अधिक देता है। ये कह रहे हैं सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक देता है। 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से कितने रुपये अधिक देता है, 40 रुपये अधिक देता है। तो 9वें व्यक्ति का जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस का 40। सही है। तो सभी 9 व्यक्तियों का खर्च बराबर, तो सभी 9 व्यक्तियों का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 240 प्लस x प्लस 40 बराबर का 280 प्लस x। सही क्या हो जाएगा बेटा, 280 प्लस x। अब देखो इस वाली कंडीशन से सभी का औसत खर्च कितना, टोटल खर्च कितना है, 280 प्लस x, और इस वाली कंडीशन से कितना आया है, 9x। सही, यहाँ से कितना आया है, 9x आया, और यहाँ से कितना आया है, 280 प्लस x आया। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। भाई ये भी 9 लोगों का खर्च है और ये भी क्या है, 9 लोगों का खर्च है। ये दोनों खर्च 9 लोगों के हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम बराबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9x बराबर का 280 प्लस x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेंगे, 8x बराबर का 280। तो 8 ये 24 और 8 पंजे 40, x का कितना आ गया बेटा, 35 रुपये आ गया। सही, औसत खर्च कितना आ गया, 35 रुपये। अब औसत खर्च 35 रुपये है, तो चाहे तो x की वैल्यू यहाँ रख दो और चाहे x की वैल्यू यहाँ रख दो। तो कुल खर्च बराबर 9 गुणा 35, 9 बना 45 के 5 हासिल 4, 9 × 27 और 4 31, 315 रुपये होंगे। सही है, जो टोटल खर्च होगा बेटा वो कितना होगा, 315 रुपये। अब हमारा खर्च टोटल कितना आ गया, 315 रुपये टोटल खर्च होगा। सही है, दोबारा एक बार समझ लो। ये कहना है कोई 9 मित्र किसी भोजनालय में खाना खाने गए, इनमें से 8 में से प्रत्येक ने अपने अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये खर्च किए या दिए, एवं 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक खर्च किए या अधिक दिए, तो कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। तो हमने मान लिया, माना कुल औसत खर्च बराबर x रुपये, तो कुल 9 लोगों का खर्च कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अभी एक कंडीशन से 9x आ गया, दूसरी कंडीशन क्या है, सभी ने अपने भोजन के लिए कितने कितने रुपये खर्च किए हैं, सभी ने अपने अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये खर्च किए हैं। अब उनमें से कितने, 8 लोगों ने, अब 8 लोगों ने अगर अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये खर्च किए हैं, तो 8 मित्रों द्वारा दिया गया धन कितना हो जाएगा, 30 गुणा 8 बराबर 240 रुपये हो जाएंगे। अब ये 240 रुपये 8 व्यक्ति ने दिए हैं। अब ये कह रहे हैं 9वां व्यक्ति क्या करता है, सभी के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक देता है। क्या करता है, सभी के औसत खर्च से 40 रुपये अधिक देता है। तो 9वें व्यक्ति ने क्या किया है कि x प्लस 40, औसत कितना है, x ही तो है, तो 9वें व्यक्ति ने कितना दिया, x प्लस 40 रुपये दिए हैं, तो x प्लस 40 हो गए। अब सभी 9 व्यक्तियों का खर्च कितना हो जाएगा, 240 प्लस x प्लस 40, यानी 280 प्लस का x हो जाएगा। सभी 9 का खर्च कितना हो जाएगा, 280 प्लस x हो जाएगा। सभी 9 का खर्च 280 यहाँ से है, सभी 9 व्यक्तियों का खर्च कितना होगा, 280 प्लस x, और यहाँ कितना हो गया, 9x हो गया। यहाँ से 9x, यहाँ से 280 प्लस x, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो हमने दोनों बराबर किए, तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर का 280 प्लस x, तो ये हो जाएगा 8x बराबर का 280। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35, यानी कि टोटल औसत खर्च कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों क्या है, टोटल खर्चे हैं। यहाँ x की वैल्यू रखी तो x वाला क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा 9 गुणा 35 बराबर का 315 से कितना होगा, 315। एक अगला क्वेश्चन करने से पहले इसका छोटा तरीका देखेंगे। भाई ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है, तो अब क्या करेंगे, इसका छोटा सा तरीका करेंगे। कौन सा तरीका करेंगे, छोटा सा। देखो समझना अच्छे से, केवल एक लाइन का तरीका है बेटा। देखो, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये खर्च किए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ से औसत खर्च निकालेंगे। औसत खर्च ये 9 लोगों को आएगा। देखो, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भोजन के लिए 30-30 रुपये दे के चला गया, लेकिन क्या किया उन्होंने, कुछ पैसा छोड़ के चले गए हैं।
जिससे क्या है जो 9वां व्यक्ति बचा है उसे औसत खर्च से ज़्यादा देने पड़े हैं। और कितने ज़्यादा देने पड़े हैं? उस व्यक्ति को 40 रुपये ज़्यादा देने पड़े हैं। कितने रुपये ज़्यादा देने पड़े हैं? 40। अब उस व्यक्ति ने अगर ये 40 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं तो ये जो 40 रुपये एक्स्ट्रा दिए होंगे ये किसके दिए होंगे? जो 8 लोग खाना खा के चले गए उनके तो दिए होंगे। अब 8 लोग खाना खा के चले गए हैं तो टोटल 40 रुपये, तो एक व्यक्ति के कितने रुपए देने पड़े? 8 पंजे 40। भाई दिया तो उन 8 लोगों के ही थे, अपने रुपए तो उसने औसत में दे ही दिए। जो ये एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं वो किसके दिए हैं? उन 8 व्यक्तियों के दिए जो खाना खा के चले गए यहाँ से। अब टोटल 8 लोगों को 40 रुपये दिए तो एक व्यक्ति कितने रुपए दिए होंगे? 5 रुपये दिए होंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने 30 रुपये दे गया तो 5 रुपये छोड़ के गया तो एक व्यक्ति का औसत खर्च कितना होना चाहिए? 35। और औसत खर्च तो औसत खर्च होता है चाहे एक व्यक्ति का हो चाहे सभी का हो। तो औसत खर्च कितना आ गया? 35 रुपये। औसत खर्च 35 रुपये। और टोटल कितने कैंडिडेट हैं? टोटल 9 कैंडिडेट हैं। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा बेटा? कुल खर्च बराबर 35 गुणा 9 बराबर का 315 रुपये। इससे छोटा और इससे सरल और इससे आसान इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, मेरे अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। सही, अगर सबके पास इससे छोटा तरीका होगा तो यही तरीका होगा, इससे छोटा कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका। सही, केवल एक ही लाइन का सॉल्यूशन है और एक लाइन से ज़्यादा तो सब एक लाइन का तो वही है, सबको करना पड़ेगा। अब देखो अगला कोई क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, फिर मैं करता हूँ। इसे ही चेंज करते हैं। 6 मित्र किसी भोजनालय में खाना खाने गए। इनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने अपने भोजन के लिए 45 रुपये खर्च किए। सही है, 45 रुपये खर्च किए। एवं छठवें व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से ₹35 अधिक दिए तो कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। सही बेटा, कुल भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करें, यानी भोजन पर जो कुल खर्चा हुआ है वो हमारा कितना हुआ है ये बताना हमें। ठीक, बताओ आंसर फटाफट कितना आया सबका? भाई सेम क्वेश्चन है तो आंसर तो बताना पड़ेगा। देखो बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भोजन पर 45 रुपये खर्च किए। सही है, यानी प्रत्येक 5 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितने रुपये खर्च किए? 45 रुपये खर्च किए। कितने रुपये खर्च किए बेटा? 45 रुपये खर्च किए। तो 45 प्लस 45 खर्च करने के बाद भी क्या बचा? ये कुछ रुपए छोड़ गए हैं जो छठवें व्यक्ति को देने पड़े हैं। ये कह रहे हैं छठवें व्यक्ति के औसत खर्च से नहीं होगा यहाँ पर। छठवें व्यक्ति ने औसत खर्च से, सही, छठवें व्यक्ति ने क्या किया? औसत खर्च से 35 रुपये अधिक दिए हैं। औसत खर्च से 35 रुपये अधिक देने का मतलब है औसत में वो अपनी धनराशि तो दे ही गया है। औसत में क्या किया? उसने अपनी धनराशि दे दी। अब जो उसने 35 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं वो उनके लिए दिए हैं जो उसके प्यारे से दोस्त छोड़कर चले गए उसे वही भोजनालय में, कि भैया ये तुम 35 रुपये देना। तो बिल आया तो क्या हुआ? 35 रुपये और एक्स्ट्रा हो गए। जो किनके थे? ये जो 5 लोग छोड़ के चले गए उनके। अब 5 लोगों के 35 रुपये हैं तो औसत क्या है? एक व्यक्ति का निकालना पड़ता है। तो एक व्यक्ति के कितने रुपये हो जाएंगे? 7 रुपये हो जाएंगे। भाई एक व्यक्ति अपने 45 रुपये दे गया और 7 रुपये छोड़ गया। सही, कितने रुपये दे गया? 45 दे गया और कितने छोड़ गया? 7 छोड़ गया। अगर 45 दे गया 7 छोड़ गया तो एक व्यक्ति को कितने रुपये देने थे? 45 7 52 52 रुपये देने थे एक व्यक्ति को। सही, कितने रुपये देने थे? 52 52 रुपये एक व्यक्ति को देने थे। अब एक व्यक्ति को 52 रुपये देने थे तो हमें क्या बताना? कुल खर्च बताना। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति के 52 रुपये हैं, यानी औसत 52 रुपये है। तो खर्च का फॉर्मूला क्या होता है? यानी टोटल का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? योगफल का फॉर्मूला होता है औसत इंटू कुल संख्या। तो 52 इंटू का 6, 6 दूनी 12, 1 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। कितने रुपए कुल खर्च किए गए होंगे? 312 रुपये टोटल खर्च किए गए होंगे। कितने खर्च किए गए होंगे? 312। आया समझ में? आना चाहिए, सब प्रभु की माया है।
गर्मी बहुत है, पंखे चल रहे हैं फिर भी गर्मी लग रही है। हाँ जी, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शेयर कर दिया करें जिससे और भी काफ़ी लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी देखने को मिले। सही है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। अब 2-4 सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर हो गई कठिन कठिन क्वेश्चन करते करते। तो एक सिंपल सा नोट पॉइंट लिखते हैं पहले। क्या लिखते हैं? नोट पॉइंट। अब देखो क्या नोट पॉइंट है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत। सही है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1/2। सही, क्या हो जाएगा? n-1/2 हो जाएगा सीधा सीधा। सही है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? n-2। अब देखो -1 क्यों किया है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं पहला पद क्या होता है? 0 होता है। सही, पहला पद क्या होता है बेटा? 0 होता है। अब पहला पद 0 होता है तो 0 तो ऐड होगा नहीं। अब 0 ऐड नहीं होगा तो अगर हमने 0 लिखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो हम 0 ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 0 के लिए -1 कर देते हैं। सही, क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। सही बेटा, क्या कर देते हैं? -1, क्योंकि प्रथम से लेंगे तो अगर हमसे कोई कहता है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, अगर हमने -1 नहीं किया तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कहाँ तक हो जाएंगी? 9 तक हो जाएंगी। सही, कहाँ तक होंगी? 9 तक होंगी। अब प्रथम 10 संख्या लेंगे तो 9 तक हो जाएंगी और 9 में 1 0 होगा। क्या होगा? 1 0 होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। सही, अगर प्रथम 10 संख्याएं लेंगे और 10 ही ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं और ये 2-3 नोट पॉइंट है। प्रत्येक नोट पॉइंट पर एक ही क्वेश्चन करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखो ये जब भी क्वेश्चन आएंगे तो प्रथम से ही आएंगे। कहाँ से आएंगे बेटा? प्रथम से आएंगे, प्रथम के अलावा नहीं पूछे जाएंगे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आज का पेपर में ऐसा नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन तो आया ना हो। सीधा क्वेश्चन क्या है? प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं से है पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो प्रथम पूर्ण संख्या लेनी है 15, तो प्रथम क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखना पड़ेगा कहाँ तक जाना है। 15 संख्या लेनी है, कहीं 15 तक लेनी है। सही है। प्रथम पूर्ण 15 संख्या लेनी है, ना कि 15 तक लेना है। सही, प्रथम 15 तक नहीं लेना, 15 लेनी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 15 कहाँ पे हो जाएंगी? 14 पे जाके 15 हो जाएंगी। कहाँ पे हो जाएंगी? 14 पे जाके। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा सीधा औसत पूछा है। और पूर्ण संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का औसत का फॉर्मूला था औसत बराबर कुल पद, यानी 15 - 1/2। तो 14/2 बराबर का 7। तो प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत निकालना है, तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 15 - 1/2 यानी कि 14/2 बराबर का 7। सही बेटा। अगला पॉइंट लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू टेट ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आसानी से आंसर बता देंगे। अब देखो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती थी और प्राकृतिक संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो यहाँ कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फॉर्मूला और नोट पॉइंट देखें। प्रथम n तक नहीं है, n है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर
प्रथम n संख्याओं का औसत हो जाएगा n प्लस 1/2 से क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। ओके बेटा, क्या होगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं एक सिंपल सा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सही है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बराबर n यानी कि 100 प्लस 1/2 तो 101/2 50.5। सही क्या होगा आंसर 50.5। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखें, देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है, तो n का मान ज्ञात करें। अब देखो ये कह रहा है प्रथम n संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो n का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना बेटा, n का मान। तो देखो n का मान क्या हो जाएगा, औसत का फॉर्मूला लगाएंगे तो औसत का फॉर्मूला क्या था, औसत बराबर यानी 27 पहला n प्लस 1/2 यही था, औसत बराबर n प्लस 1/2। इसका गुणा इससे हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा तो एक, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका गुणा इससे n प्लस 1 और 27 7 दूनी 14 4 हाथ से लिख 2 4 1 5 54। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n बराबर 54 माइनस 1 बराबर का 53। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 हो जाएगी, यानी कुल n पद। सही, कुल कितने पद हो जाएंगे, कुल n पदों का योगफल ज्ञात करना है। सही बेटा। अगला नोट पॉइंट देखते हैं, देखो अगला नोट पॉइंट क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। सही, किसका औसत बनाना बेटा, सम संख्याओं का औसत आना है। जैसे कि 2 4 6 और प्रथम लेनी है, तो प्रथम से आगे नहीं जाना, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1। सीधा सीधा क्या होगा n प्लस 1, जितनी संख्याएं दी होंगी उसमें एक जोड़ देंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा, प्रथम, और ये सब प्रथम के लिए स्टार्ट होगा, प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब जो इससे कोई मतलब नहीं है सम लिखा है या विषम लिखा है, इनका मतलब है पहली 45 प्रथम, यानी प्रथम 45 सम संख्या ले लेनी है। यानी कि देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, अगली 4, अगली 6, अगली 8, ऐसे करके हमें 45 संख्या लेनी है। कितनी संख्या लेनी है 45। अब ऐसा तो है नहीं हम 2 4 6 8 10 12 15 लिखते रहेंगे और ये देखेंगे कितनी हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 35 हो गई। तो हमारा क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, क्या है सीधा सीधा फॉर्मूला, n प्रथम सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला है औसत बराबर, तो औसत बराबर हो जाएगा 45 प्लस 1 बराबर का 46। से औसत क्या हो जाएगा 45 प्लस 1 बराबर का 46। इससे छोटा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आया समझ में। अब देखो मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं यहाँ कुछ भी लिखा हो। अब यहाँ 45 के 28 लिखा होता, क्या लिखा होता बेटा 28 लिखा होता। प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाता, तो औसत बराबर क्या है फॉर्मूला n प्लस 1, यानी कि 28 प्लस 1 बराबर का 29। से क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। से कितना हो जाएगा बेटा 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला देखते हैं,
अगला इस तरह का चौथा और लास्ट तरीका, लास्ट है हमारा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जितनी प्रथम विषम संख्याएं होंगी उतना ही उनका औसत होता है। अगर प्रथम हमने 3 विषम संख्याएं ले ली तो उनका औसत भी 3 होगा। देखो कैसे, 1 + 3 + 5, यही तो प्रथम 3 विषम संख्याएं होंगी, तो 3 संख्या तो 3 का भाग देंगे। अब देखो 5 3 8 और 1 9, 9/3 बराबर का 3। अगर प्रथम हमने 4 संख्याएं ले ली 7, तो 4 का भाग देंगे, तो देखो 9 7 16, 16/4 बराबर का 4। यानी प्रथम जितनी विषम संख्याएं लेंगे उनका औसत सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सही है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा सीधा सीधा औसत बराबर का 17, हमें कोई चेंज नहीं करना। सही, सीधा सीधा औसत क्या हो जाएगा, 17। सही, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन करते हैं। सही है, देखें अगला क्वेश्चन सभी लोग देखें। अगला क्वेश्चन प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 28। हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो औसत क्या हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा। सही, क्या हो जाएगा, 28। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमें ध्यान करके चलनी है, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो हम इनसे अपना टाइम बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनसे अपना टाइम बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनका भी सॉल्यूशन करते घूमें। अगर इनका भी हमने सॉल्यूशन किया तो फिर तो पेपर बहुत लंबा लगेगा। उन्हीं लोगों का पेपर छूट जाता है जो जिस समय की चीज़ है। सही है, जितने समय की चीज़ है अगर उसी समय में हम नहीं करते हैं तब कंडीशन क्या होती है, हमारा आता हुआ भी पेपर हमसे छूट जाता है, या कह लो कि आता हुआ पेपर भी हमसे रूठ जाता है और पूरा पेपर हमसे नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों वाले क्वेश्चन को छोटे समय में ही करने की कोशिश करेंगे, इनमें अपना ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। और मैंने क्या बताया था, सभी लोग एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा समय है वो हम समय के अनुसार ही चलेंगे, हमारा पेपर छूटेगा नहीं। यानी जितने समय में हमें जो क्वेश्चन करना है हम उतने ही समय में करेंगे, हमारा जो समय है वो खराब नहीं होगा। हम ये कोशिश करेंगे और ये प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब देखो अगला एक क्वेश्चन आपने देखा होगा आता है जैसे कि इस टाइप से, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सही है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो अभाज्य संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है, तो अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए अब तक कोई छोटा तरीका नहीं बनाया, क्योंकि अभाज्य संख्याएं निकालने का भी कोई छोटा तरीका नहीं होता। इसलिए अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन हमें क्या है, सीधा सीधा संख्याएं लिख के उनका योगफल करके यानी प्रॉपर करना पड़ता है। इनका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं निकालने का भी कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए जब अभाज्य संख्याओं का निकालने का कोई लॉजिक नहीं, उन्हें भी हम लिख के निकालते हैं, यानी देख के पता करते हैं, भाग दे के पता करते हैं, तो फिर इनका कोई छोटा तरीका या कोई फॉर्मूला या कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो हम देखते ही क्वेश्चन कर सकें या कम से कम समय में कर सकें। तो अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए 10 पूछी हो, चाहे 5 पूछी हो, चाहे 15 पूछी हो, और 10 या 15 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतनी संख्या पूछेगा। तो देखो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 2, अगली 3, अगली 5, अगली 7,
अगली 11, अगली 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। और कोई होती हो तो बीच में बता देना। मेरे हिसाब से तो यही होती है। क्या हो गई? 2 3 5 7 11 13 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। 24 होगी नहीं, 25 होगी नहीं, 26 होगी नहीं, 27 होगी नहीं, 28 होगी नहीं, क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। कितनी संख्या है? 10 बटे में 10 लगा दिया भाई। 10 संख्या है तो 10 का भाग देंगे। अब देखो जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 और 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47, 47 2 49, 49 का कितना आ गया? 9 से 49 का कितना आ गया? 9 आ गया। और हासिल कितने हो गए? 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। सही है। कितना हो गया? 129, 129 बट्टे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 12.9। सही, क्या हो जाएगा? 12.9। तो 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 12.9। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने में अगर गलती हो गई तो देख लेना, अपने आप जोड़ देना। वह तरीका यही होगा। सही बेटा, तरीका क्या होगा? यही होगा। तो क्या हो जाएगा? 12.9 हो जाएगा। ओके बेटा, क्या हो जाएगा? 12.9। ये क्या होगा? अभाज्य संख्याएं होगी। क्या होगा? ये अभाज्य संख्याएं। ये तुम्हारे हो गए क्रमागत संख्याओं पे आधारित प्रश्नों का आंसर हो गया। सही है। 10 प्रथम 10। सही है। प्रथम या प्रथम से जो क्रमागत होंगी, से प्रथम से कैसी होंगी? क्रमागत। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रथम जरूर लगा होगा। क्या लगा होगा? प्रथम 100% लगा होगा। बिना प्रथम के क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो एक आध और सिंपल से क्वेश्चन करते हैं जो टेट या सुपर टेट में आ चुके हैं, बट देखने के लिए औसत का भी देखो। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो औसत का भी क्वेश्चन है और देखा जाए तो आयु का भी क्वेश्चन है। किसका? आयु वाले टॉपिक का भी क्वेश्चन है। लेकिन आयु वाला चैप्टर तो अभी हमने किया नहीं, और जब हम करेंगे तब देखेंगे। लेकिन तब तक एक दो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम यहाँ कर दे रहे हैं, जिससे हमें आगे के लिए ध्यान रहेगा। सही बेटा, क्या रहेगा? आगे के लिए ध्यान रहेगा। तो देखो सिंपल का क्वेश्चन करते हैं। एक आयु का, ये आ चुका है आपके एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन? किसी परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। किसी परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु क्या थी? देखो एक चीज़ यहाँ देखने लायक है। अगर क्वेश्चन में ये क्या आता है जन्म के तुरंत बाद, और कभी क्वेश्चन में क्या होगा जन्म के समय। जन्म के समय और जन्म के तुरंत बाद का अंतर क्या है? देखो जन्म के समय की बात क्या रहा होगा तो एक व्यक्ति कम होगा। भाई जन्म का समय ही तो चल रहा है, जन्म तो हुआ नहीं। अगर अभी 10 व्यक्ति हैं तो जन्म के समय 9 व्यक्ति होंगे। लेकिन जन्म के तुरंत बाद की बात कर रहा है तो अभी अगर 10 व्यक्ति हैं तो जन्म के तुरंत बाद भी कितने व्यक्ति होंगे? 10 व्यक्ति होंगे। सही, जन्म के तुरंत बाद भी कितने व्यक्ति होंगे बेटा? 10 व्यक्ति होंगे। अगर अभी 10 व्यक्ति हैं तो जन्म के तुरंत बाद भी कितने होंगे? 10 होंगे। लेकिन अगर जन्म से तुरंत पहले बोलता है, क्या बोलता है? जन्म से तुरंत पहले बोलता है या जन्म के समय बोलता है,
तो हम क्या करेंगे, अगर 10 थे तो 9 रह जाएंगे, 8 थे तो 7 रह जाएंगे, 6 थे तो 5 रह जाएंगे। लेकिन जन्म के तुरंत बाद बोलता है, सही बेटा, जन्म के तुरंत बाद बोलता है, तो जन्म के तुरंत बाद जितने व्यक्ति थे उतने ही रहेंगे। अब देखो, पहले तो वर्तमान औसत का आयु का योगफल निकालते हैं। तो वर्तमान में परिवार की आयु का योग बराबर से, वर्तमान में परिवार की आयु का योग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 लोग हैं और औसत कितना 20, तो क्या हो जाएगा 200 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 वर्ष, सही, कितना हो जाएगा 200 वर्ष हो जाएगा। अब सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद यानी कि 10 वर्ष पहले, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद परिवार की आयु का योग बराबर। अब देखो, सबसे छोटे सदस्य का जो जन्म हुआ था वो 10 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, 10 वर्ष पहले हुआ था। अब सबसे छोटे सदस्य का जन्म 10 वर्ष पहले हुआ था, तो हम क्या करेंगे, अगर एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष घटाओगे, यानी टोटल 200 है, 200 में से घटाओगे तभी तो पीछे पहुंचेंगे, तो 200 माइनस, अगर एक व्यक्ति की तुमने आयु 10 वर्ष घटा दी तो टोटल 10 व्यक्ति हैं, तो कितना घटाना पड़ेगा, 10 इंटू 10 घटाना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 200 माइनस का 100 बराबर का 100 वर्ष। यानी सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद, सही, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद जो हमारा परिवार है, यानी जो परिवार के आयु का योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। ये क्या आ जाएगा हमारा, 200 माइनस 10 इंटू 10। एक व्यक्ति की 10 घटेगी तो टोटल सभी व्यक्तियों की कितनी जाएगी, 10 इंटू 10 यानी 100 वर्ष घट जाएगी। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर का 100 वर्ष। यानी आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। अब देखो 10 व्यक्तियों की यानी परिवार की आयु का योगफल 100 वर्ष है। सही, परिवार की आयु का योगफल कितना बेटा, 100 वर्ष है। अब परिवार की आयु का योगफल 100 वर्ष है, तो हमसे क्या पूछा, औसत पूछा है। तो औसत क्या हो जाएगा परिवार का, तो औसत बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पद। तो भाई अब 10 के 10 ही तो रह जाएंगे, मैंने यही तो बताया था। व्यक्तियों की संख्या चेंज नहीं होगी, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। जन्म के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं तो जन्म तो उसका भी हो गया है, वो 0 वर्ष का है लेकिन उसका जन्म हो चुका है। तो औसत हमारा हो जाएगा 100 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। यानी जब सबसे छोटे सदस्य का जन्म हुआ था तब पूरे परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 10 वर्ष थी। सही, कितनी वर्ष थी, 10 वर्ष। आया समझ में। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान में परिवार की आयु का योग कितना हो जाएगा, 10 गुणा 20 बराबर 200 वर्ष। अब ये कह रहे हैं सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद परिवार की आयु का योगफल। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद आयु का योगफल क्या हो जाएगा, 200 टोटल था, 200 में से पीछे जाने वाली आयु घटा देंगे। तो एक व्यक्ति की अगर 10 वर्ष घटाएंगे तो टोटल हमारे पास 10 व्यक्ति है, तो 10 व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 10 यानी कि 100 वर्ष घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 बराबर का 100। सही, क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 बराबर का 100 हो जाएगा। तो अब आयु का योगफल 100 वर्ष है और लोग कितने हैं, 10 हैं, 10 लोग हैं, आयु का योगफल 100 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 100 बटे 10 बराबर का औसत क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। यानी वर्तमान में अगर 220 वर्ष है तो जब छोटे सदस्य का जन्म हुआ था यानी 10 वर्ष पहले, तब कितना था, 100 था, सॉरी 10 था। कितना था, 10। अगला क्वेश्चन देखें। किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो बताओ बेटा, तुरंत पहले परिवार की औसत क्या आयु होगी। तुरंत पहले का मतलब है उसके जन्म के तुरंत पहले, यानी जन्म का समय चल रहा है वो
पेट में यानी कि 9 महीने का हो गया, अब उसका जन्म होने वाला है, तब की आयु पूछी, यानी जन्म होने वाला, अभी जन्म हुआ नहीं है। सही कब का पूछा? जन्म होने वाला है, ना कि जन्म हुआ है। तो जन्म के तुरंत पहले की पूछ रहे हैं। कब की पूछ रहे हैं बेटा? जन्म के तुरंत पहले की। तो देखो वर्तमान में परिवार की आयु का योग, तो वर्तमान में हो जाएगा परिवार की आयु का योग 24 गुणा 4 बराबर का 96, 96 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 वर्ष हो जाएगा। से कितना हो जाएगा बेटा? 96 वर्ष। अब देखो छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले, छोटे सदस्य के जन्म से तुरंत पहले परिवार की आयु का योग बराबर, सही है। तो 96 माइनस, अब देखो एक व्यक्ति की 9 वर्ष आयु घट रही है, तो 3 व्यक्तियों की घट जाएगी 9 गुणा 3, यही तो घटेगी। तो 96 माइनस का 27, 16 में से 9 गए, 7 गए 9, 8 में से 2 गए 6, 69, 69 वर्ष, सही है। कितना हो जाएगा? 69 वर्ष क्या हो जाएगा? आयु का योगफल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? औसत। तो देखो जन्म के तुरंत पहले की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं बेटा? जन्म के तुरंत पहले। जन्म के तुरंत पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक व्यक्ति घट जाएगा। अभी परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 4। अभी परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। और सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले की बात करेंगे तो परिवार में कितने व्यक्ति रह जाएंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? 69/3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 23 वर्ष होगी। कितनी होगी बेटा? 23 वर्ष होगी। सही, कितनी होगी? 23 वर्ष। जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 23 वर्ष होगी। सही है? गलत है। क्यों गलत है? अब देखो समझो, मैंने पहले इसीलिए किया था, देखो समझाने के लिए मैंने समझाने के लिए क्यों किया था, क्योंकि देखो 3 का गुणा नहीं करेंगे, 4 का करेंगे। भाई अभी जब तक उसका जन्म हुआ नहीं है, सही है, तभी तक तो 3 है। लेकिन यहाँ जन्म के पहली कंडीशन चल रही है। ये कह रहे हैं छोटे सदस्य के जन्म के पास जाना है। किसके पास जाना बेटा? छोटे सदस्य के जन्म के पास जाना। छोटे सदस्य के जन्म के पास जाना है, तो जब औसत निकालने की बात आएगी तब 3 का भाग देंगे। लेकिन अभी जब आयु घटाने की बात आएगी तब 3 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि अभी कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। अभी कितने व्यक्ति हैं? 4। तो अभी 4 का ही गुणा करेंगे। ये गलती नहीं दोहराएंगे, सही, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अभी कितने गुणा करेंगे? 4 का ही गुणा करेंगे, सही। अभी 3 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो चौथा व्यक्ति चल रहा है ना, पीछे जा रहा है। चौथा व्यक्ति कहाँ तक जाएगा? अपने जन्म तक जाएगा, और जन्म से तुरंत पहले उसकी गिनती खत्म हो जाएगी। और कितने व्यक्ति रह जाएंगे? 3 व्यक्ति रह जाएंगे। जन्म के तुरंत बाद तक तो उसकी गिनती होगी, एक दिन बाद तक, लेकिन एक दिन पहले उसकी गिनती नहीं होगी। तो कितने व्यक्ति होंगे? केवल 3 व्यक्ति होंगे। तो अभी 96 माइनस का कितना हो जाएगा? 36, और कितना आ जाएगा? 60। सही, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। अब औसत बताना है, तो औसत बराबर, अब ये जन्म के तुरंत पहले की आयु का योगफल है। जन्म के तुरंत पहले, तो जन्म हुआ ही नहीं है, जन्म होने वाला है। जन्म हुआ ही नहीं है तो व्यक्ति कितने होंगे? 3 होंगे। लेकिन जन्म हो चुका है तो व्यक्ति कितने होंगे? 4 होंगे। तो जन्म से तुरंत पहले की बात है, तो क्या हो जाएगा? 60/3 बराबर का 20 वर्ष। कितने वर्ष होगा? 20 वर्ष होगा। सही बेटा, कितने वर्ष होगा? 20 वर्ष। ये मेरी तरफ से तुम्हारा औसत खत्म हो गया है। अगर किसी को औसत का और कोई क्वेश्चन पूछना है, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो अभी रह गया हो, सही है, वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे? मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ओके बेटा, वो क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग? मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। मैं क्या करूँगा? उसे या तो रिवीजन में ले लूँगा, नई रिवीजन में लूँगा। तो जैसे भी नंबर सिस्टम का टेस्ट चल रहा है, ऐसे ही 2-4 दिन बाद अगले संडे लासा मासा का टेस्ट चलेगा, फिर उसके बाद औसत का टेस्ट चलेगा। ऐसे ही वीकली टेस्ट होंगे, उन टेस्टों में उन क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से अब तक ही मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे ज़्यादा टाइप हमसे नहीं पूछे जाएंगे, हमसे इतने ही टाइप पूछे जाएंगे, और हमसे इतना ही लेवल पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा लेवल पेपर में नहीं आता। करने को तो हम चाहे कुछ भी करते रहें। ओके बेटा, ठीक। सभी लोग वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें। ओके बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि अभी कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे हैं तो इसी हिसाब से कर सकें। भले हमारी वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी अभी 19 है, क्योंकि हमारे पास वो डिजिटल चीज़ें नहीं हैं, ना तो डिजिटल बोर्ड है, साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हम क्वेश्चन बहुत अच्छे कराते हैं। हम सभी लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं और पूरा कंटेंट लगाते हैं और पूरी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सभी लोग अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चनों को देखें, जो नहीं आता वो हमसे पूछें और वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कोशिश किया करें पूरा वीडियो देखने की। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।